नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। कभी सरहद पार से गोलीबारी तो कभी आतंकियों के जरिए हमला। पाकिस्तान का यह चरित्र दुनिया के सामने बेनकाब कई बार हो चुका है। भारत कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को चुन चुन कर मार रहा है, लेकिन पाकिस्तान हर साल अपनी टेरर फैक्ट्री से हजारों आतंकियों को पैदा कर रहा है। हद तो यह हो गई कि पाकिस्तान ने अब दोनों मोर्चे एक साथ खोल दिए हैं। बीती रात से एक तरफ कश्मीर के बड़े इलाके में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है, जिसमें बेकसूर कश्मीरियों की जान गई और अरनिया इलाके के लोग अपना घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। इस वक्त भी अरनिया, रामगढ़ और आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी जारी है। करीब 30 गांव फायरिंग की चपेट में हैं। बीएसएफ की करीब 12 पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद अब भारत भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ त्राल और रामबन में आतंकी हमले आज हुए। त्राल में हुए आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ मंत्री बाल बच गए, लेकिन कुछ बेकसूर कश्मीरियों की जान चली गई। कश्मीर में हत्यारा पाकिस्तान कत्ल के काम पर जुटा है, जबकि उसके प्रधानमंत्री अमेरिका में कश्मीर नाम की माला जप रहे हैं। जिस कश्मीर के लिए आतंकवाद फैलाने की कोशिश हो रही है, वहीं के बेकसूर बाशिंदों की हत्या पाकिस्तान को बेनकाब भी कर रही है। हम तो आज पूछेंगे कि क्या मासूम कश्मीरियों पर गोली बरसाकर पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा उजागर कर दिया है। हम ये भी पूछेंगे कि दुनिया भर में बेनकाब हो चुके पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का वक्त आ गया है। हम ये भी पूछेंगे कि क्या बेकसूर कश्मीरियों की हत्या आतंकवाद पर घिरे पाकिस्तान का सबसे घिनौना चेहरा है। कश्मीरियों का कातिल पाकिस्तान। इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा बड़े पैनल के साथ, लेकिन पहले दिन भर के घटनाक्रम पर यह नजर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, कश्मीरियों का कातिल पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के दुस्साहस की तस्वीर है। जितना बारूद हिंदुस्तान में लोग दिवाली पर फूंक डालते हैं, उससे कम की औकात होने के बावजूद वो आग से खेल रहा है। आतंकवाद को पालने, पोसने और शह देने का आरोपी पाकिस्तान अब कश्मीर के नाम पर कश्मीरियों का खून बहा रहा है। 2 दिनों के बाद फिर सरहद पार से आधी रात को जिस तरह गोलीबारी शुरू हुई, उसने अरनिया, साई, त्रेवा और जबौल गांवों में मंदिर, घर और गौशाला तक को नहीं बख्शा। इस हमले में बेकसूर कश्मीरियों की जान चली गई। लगातार भारी गोलीबारी से डरे सहमे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। उसके बाद में लगातार फायरिंग चलती रही। दिन को फायर हुआ, बच्चे घबराए हुए हैं अभी। जैसे जैसे हिंदुस्तान कश्मीर में आतंकियों पर शिकंजा कस रहा है, घुसपैठ पर फंदा कस रहा है, पाकिस्तान तिलमिला रहा है। इसी तिलमिलाहट में कुछ आतंकियों ने त्राल में बस स्टैंड के पास पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया। अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से हुए हमले में राज्य के वरिष्ठ मंत्री नईम अख्तर तो बाल बच गए, लेकिन कुछ लोगों की जान चली गई और करीब 30 घायल हो गए। डिस्ट्रिक्ट एसपी इस मोटरकेड के साथ खुद थे, तो उन्होंने ऑनरेबल मिनिस्टर को सेफ जगह पे ले गए। सरहद पार से हमले की बेशर्मी, अपने पाले पोसे आतंकियों के जरिए हमले की बेशर्मी। आतंकिस्तान में बदल चुके पाकिस्तान का चेहरा अब जग जाहिर है, लेकिन अपनी घिनौनी करतूत को छुपाने के लिए उसके रगों में कश्मीर का बहाना खून बनकर दौड़ता है। नवाज शरीफ की जगह चेहरा भले ही शाहिद खाकान अब्बासी का आ गया, लेकिन बोली अमेरिका में नहीं बदली। I think the basic issue is Kashmir, and the implementation of the Security Council resolutions will be a great starting point. That will help address each other's concerns and provide peace to the region and between Pakistan and India. That's the core issue that exists between our two countries. सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को ढाल बनाते वक्त पाकिस्तान ये भूल जाता है कि उसी ने संयुक्त राष्ट्र से वादा कर रखा है कि जनमत संग्रह के लिए पीओके से सेना हटाएगा। क्या इस तरह की पहल वो करेगा? ऐसा करना तो दूर, पाकिस्तान जबरन कब्जाए गए इलाके में टेरर कैंप चला रहा है।
आतंक पर उसके रवैये से जुड़े उसके सवाल अमेरिका तक में उसका पीछा नहीं छोड़ रहे, भले ही उसके पास कोई जवाब ना हो। Discussed in the meeting, sir, and there are serious charges on your country about terror, sir. US has cutted your fund. Thank you. आतंक पर पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर बलूचिस्तान में भी जबरदस्त नाराजगी है, जिसका इजहार जेनेवा में आज भी हुआ। जेनेवा से लेकर लंदन तक विरोध प्रदर्शन जारी हैं। टेररिस्ट फैक्ट्रियां हैं पाकिस्तान में, उनको पूरे दुनिया में आगाह करें कि वहाँ एक मुल्क नहीं है, वहाँ टेररिस्ट को परवरिश करते हैं, उनके आमादगाहें हैं वहाँ पे, फिर उनको पूरे दुनिया में डिप्लॉय करते हैं ताकि दुनिया का अमन चैन सुकून तबाह बर्बाद किया जा सके। धरती के जन्नत में खून खराबे और आतंक को शह देने वाला पाकिस्तान अब दुनिया को भी आतंक सप्लाई करने लगा है, भले ही पोल खुलने पर वो खुद को पीड़ित बताए। पूरी दुनिया में आतंक फैलाता है और कहता है वो आतंक से पीड़ित है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के आतंक से पीड़ित। हम तो पूछेंगे कि क्या बेकसूर कश्मीरियों की हत्या आतंकवाद पर घिरे पाकिस्तान का घिनौना चेहरा है? हमारा सवाल एक बार फिर सुनिए, आपके जवाबों का इस शो के दौरान मुझे लगातार इंतजार रहता है कि क्या बेकसूर कश्मीरियों की हत्या आतंकवाद पर घिर चुके पाकिस्तान का सबसे घिनौना चेहरा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर अपने SMS करें, #HTP और #खूनी पाकिस्तान के जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो बड़े लोग इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार और पाकिस्तान मामलों के जानकार रामकृपाल जी मेरे साथ हैं। आपका स्वागत है रामकृपाल जी। जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़े उनका परिचय बारी बारी से करा दूं। सबसे पहले सुशांत सरीन जी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु मित्तल, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सुधांशु जी आपका स्वागत है। शाहजेब जिलानी, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कराची से इस वक्त मेरे साथ है। शाहजेब, थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान के रिटायर्ड एडमिरल जावेद इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में मेजर जनरल GD बख्शी, एक और डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस डिबेट में शिरकत करने वाले हैं। शाहजेब, मैं पहला सवाल सीधा आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों पाकिस्तान का ये डबल स्पीक का गेम क्या है? आपके यहाँ तमाम तरह के टेररिस्ट पनाह लिए हुए हैं, नाम लूंगा तो उसमें 3-4 मिनट निकल जाएंगे, और ऊपर से आप वहां जाकर कहते हैं कि हम तो टेररिस्ट अफेक्टेड कंट्री हैं और हिंदुस्तान से हमको खतरा है। शाहजेब, इस बात को कैसे समझा जाए? देखिए, ये कोई नया स्टांस नहीं है, ये पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन रही है कई सालों से कि इंटरनली हमें टेररिज्म से खतरा रहा है। बिकॉज जो हमने जिहादी एंटरप्राइज शुरू किया 80s में, वो आके हमारे अपने गले पड़ गया, और एक्सटर्नली इंडिया जो है उससे एक प्रिंसिपल थ्रेट के तौर पे हमारी मिलिट्री देखती है। 70 सालों से देखा है। यहाँ पे हम स्कूलों में बच्चों को ये पढ़ाते आए हैं, नई नस्लें हमारी बड़ी हो गई ये सुनते हुए कि भारत हमारा दुश्मन है या हिंदू हमारा दुश्मन है। तो एक हमने एक नई नस्ल हमने एक पूरी क्रिएट कर ली है जो ये समझती है। तो ये सिर्फ मिलिट्री का मसला नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के निकलते हैं और उनकी ये परसेप्शन है। राइट, लेकिन शाहजेब सवाल ये उठता है कि एक तरफ आप कश्मीर की हिमायत करते हैं, आप जाके कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की लड़ाई में, और वहीं आप कश्मीर के लोगों पे गोलाबारी कर रहे हैं, सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं, कश्मीर के लोगों पर टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। ये कहाँ तक, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? देखिए, मतलब देखिए, वी कैन इंडल्ज ऑल वी वांट इन पाकिस्तान बैशिंग, एंड आई एम श्योर कि आपके सारे गेस्ट जो हैं वो दे हैव वेरी गुड आर्ग्यूमेंट्स फॉर इट। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब हम ये प्रोग्राम करें, हम बातचीत करें, तो हम लोगों को कुछ आगाही भी दें, कुछ समझाएं भी। वी मूव बियॉन्ड द रेटरिक। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कश्मीर एक मुद्दा है दोनों देशों के बीच, 70 साल से रहा है। पाकिस्तान कहता है, भारत कहता है ही नहीं है, उस पर बात ही नहीं हो सकती। तो फिर उसको आप हल कैसे करेंगे? तो पहले तो आप रिकग्नाइज कर लें कि इशू है, तो फिर उस पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन मैं एक्चुअली इस ख्याल का हूँ, हैविंग डन दिस फॉर सो मेनी टाइम्स, कि पाकिस्तान और भारत को अगर आगे बढ़ना है, अगर हम आगे की बात करें एंड वी मूव बियॉन्ड बैशिंग एंड फिंगर पॉइंटिंग, तो वो ये है कि जो एक मूव चली थी आज से 10-12 साल पहले, कि आप पहले उन मुद्दों पे बात कर लें जो हल हो सकते हैं। कोशिश करें कि कोई उसमें आप आगे बेबी स्टेप्स लें। कश्मीर एक गंभीर समस्या है, उसको आप बाद में हल कर लीजिएगा, लेकिन पहले ट्रेड कर लें, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कर लें, कुछ और चीजें कर लें जिसपे ना आपके यहाँ कुछ लोगों को एतराज होगा, ना हमारे यहाँ एतराज होगा।
ताकि कुछ मूवमेंट इस तरह से आगे बढ़ सकती है। लेकिन शाहजेब, जब तक टेररिस्ट हमले होते रहेंगे, हिंदुस्तान में मासूम लोग मारे जाते रहेंगे, सुशांत सरीन, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान की हुकूमत को या किसी भी सरकार को, भले बीजेपी की हो या किसी पार्टी की हो, क्या वो बातचीत के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत दिखा पाएगी, चाहे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज ही क्यों ना हो? सुशांत सरीन। देखिए सुमित, मेरे ख्याल भारत की किसी भी सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत करने से पीछे तो नहीं हटी। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मोदी जी की भी जो सरकार थी, शुरू के 1-1.5 साल उन्होंने कम से कम 4-5 इनिशिएटिव्स अपने तय उन्होंने लिए कि पाकिस्तान से कोई बातचीत की जाए, और पिछली जो सरकारें थी उनका भी यही रवैया रहा था। अब हम उससे एग्री करें या ना करें वो एक अलग बहस है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप बातचीत जब कर रहे हैं तो बातचीत आप आतंकवाद की एक छुरी हमारे गले के ऊपर रखकर बातचीत नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल वो जो एक लिहाज से एक सहनशीलता भारत पिछले 30-35 सालों से दिखाते आया है, जब से आतंकवाद थोपा जा रहा है, वो मेरे ख्याल सहनशीलता अब खत्म हो चुकी है। और अब किसी भी सरकार के लिए एक ऐसे समय पे पाकिस्तान के साथ बातचीत करना कि जब आतंकवाद की छुरी आपके गले के ऊपर लटकी हुई है, वो मेरे ख्याल किसी को भी मान्य नहीं है। दूसरी चीज ये है कि भारत की अपनी पोजीशन है कश्मीर के ऊपर, और भारत ने कश्मीर का मुद्दा, और शाहजेब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जब कॉम्पोजिट डायलॉग की बात हुई थी तो भारत ने ये माना था कि भाई ठीक है, कश्मीर का एक मुद्दा है, उसके ऊपर भी बातचीत होगी, एक ट्रैक उसके ऊपर भी चलेगा। तो भारत कश्मीर के मुद्दे से भी कभी नहीं भागा, क्योंकि भारत की अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कश्मीर के मुद्दे पर। लेकिन आप लोगों को मार करके कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज एक और कहूं कि जब से कश्मीर में आतंकवाद 89-90 से जो शुरू हुआ है एक बड़े पैमाने पर, जब से वो शुरू हुआ है, तो कश्मीर में जितने लोग हताहत हुए हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद उनकी है जो आतंकवाद में मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में एक फ्रैक्शन मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो एक दुष्प्रचार होता है वो ये है कि जितने लोग कश्मीर में मारे गए हैं वो भारतीय फौज के हाथों मारे गए हैं, जो एक बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। मैक्सिमम लोग आतंकवादियों ने वहां पर मारे हैं। इसीलिए सुशांत, मैं इसीलिए एडमिरल इकबाल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं। एडमिरल जावेद इकबाल, आप कश्मीर के लिए हमदर्दी की बात करते हैं और कश्मीर के बेकसूर लोगों को मार रहे हैं। कश्मीर में आज जो कुछ हुआ ट्राल में, वो क्या हुआ? 2 सिविलियंस मारे गए आपके बोटार अटैक में। ये कैसी हमदर्दी है भाई? अभी आप देखिए, अभी मैं सुन रहा था, देखिए पहले हमें अपनी जहनों को साफ करना चाहिए। मैं अगर ये कहूं कि जी मैं तो बिल्कुल फरिश्ता हूं और आप जो हैं वो बहुत ही बड़े शैतान हैं, तो ये गलत होगा। आपका भी ये सोचना गलत होगा। पहले तो हम ये डिसाइड करें कि जो सबसे बड़ा एट स्टेक है वो इलाके का अमन है। चाहे हम करें ज्यादती, चाहे आप करें, अगर हम असलियत से नजरें हटाएंगे तो कुछ हल नहीं होगा। अभी जब मैं अपने एंगल से बात करूंगा कश्मीर के ऊपर तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप अपने एंगल से करेंगे तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। मैं समझता हूं जो जावेद साहब ने फरमाया था पहले कि देखिए पहले हम इश्यूज को डिफाइन कर लें कि भाई ये इशू हैं, और ये इशू हमारी तरक्की, अमन पसंदी, दोनों मुल्कों के जो होस्टेज बने हुए हैं लोग जो हैं वो। एडमिरल साहब आप मुझे बताइए, एडमिरल साहब आप मुझे बताइए, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन आप मुझे बताइए कि जो बात सुशांत सरीन कह रहे हैं कि आतंकवाद की छुरी गले पर रखकर और फिर हमको कहा जाए कि हम अब डिफाइन करते हैं कि हमको इन इश्यूज पर बातचीत करनी है, ये नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, कौन सी हुकूमत बात करना चाहेगी? इन 70 सालों में जो 3 लड़ाइयां देख चुकी है, हजारों लाखों लोग कुर्बान हो चुके हैं, क्यों? आप हमसे ज्यादा कुर्बान नहीं हुए हैं। आप देखिए हम 70,000 से ज्यादा, मैं आपसे, देखिए आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं बात बता सकता हूँ। चलिए आप देखिए कि अभी अफगानिस्तान के साथ हमारे 70,000 लोग जो हैं शहीद हो चुके हैं, जिनमें के 10,000 से ज्यादा फौजी हैं। अब कहें कि हमने अफगानिस्तान से इस इशू पे बात नहीं करनी, तो ये कोई बात है? एडमिरल साहब, हमारी शिकायत क्या है आपसे, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। हाफिज सईद, मसूद अजहर, सुमित, लखवी, सुमित, दाऊद इब्राहिम, ये सब आपके यहाँ खुले में रह रहे हैं, चौड़े में रह रहे हैं,
और इनके खिलाफ आप एक एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनकी ये लोग अब पॉलिटिकल पार्टीज बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। जावेद इकबाल साहब, आपकी हुकूमत बैठ के तमाशा देख रही है। देखिए एक ज्यादा ये सब दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, हिंदुस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए। आप साथ आप देखिए, आप मेरे नेबरहुड में बैठ के और आप समझदार हो गए, आप बस ऐसी बातें करें। आपको पता है कि पाकिस्तान का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बहुत फर्क है। आपकी कंटिन्यूड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो आप उसको फिर ये जो है, जब आपको पता भी है तो आप उसका एडमिरल साहब आप लीवरेज जो है, एडमिरल साहब आप उसका लीवरेज, जनरल बख्शी बोलना चाहते हैं, आप अगर दोस्ती चाहते हैं, अगर आप दोस्ती चाहते हैं तो उसका लीवरेज हम दोनों को, जो समझदार लोग हैं, सुधांशु मित्तल के ऊपर रहना चाहिए। जनरल बख्शी में आता हूं। सुधांशु मित्तल, आप मुझे बताइए, इस सिचुएशन में बातचीत हो सकती है? जो बात शाहजेब कह रहे हैं या जावेद इकबाल साहब कह रहे हैं कि कश्मीर को छोड़ के बाकी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। कश्मीर में तो मारामारी चली रही है। नहीं, कश्मीर को नहीं है, ये देखेंगे, ये नहीं कह रहे हम कह रहे हैं कि पहले रिकग्नाइज करें, मारामारी किसी तरफ से नहीं होनी। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं खिलाफ हूं कि पाकिस्तान से कोई भी दहशतगर्दी हो, मैं उसके खिलाफ हूं। सुधांशु मित्तल। इकबाल साहब और जो दूसरे दोस्त हैं, मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि भाई पहले मुद्दों को रिकग्नाइज करके फिर बात करनी चाहिए। अच्छा, किससे बात करनी चाहिए और किससे सहमति करनी चाहिए? आप सबको उफा का ध्यान है। उफा में 10 जुलाई को एक 4 बिंदु समझौता होता है, जिसमें होता है कि चलिए बातचीत करते हैं। और 13 तारीख को जब नवाज शरीफ साहब पहुंचते हैं तो उनको बयान जारी कर देना पड़ता है कि नहीं, ये सब गलत है। वहां पे जो चुनी हुई सरकार है, उसकी असलियत और उसकी हैसियत आप सबको पता है। तो भारत किससे बात करे? भारत सरकार से बात करे, भारत आपकी फौज से बात करे, भारत आपके आईएसआई से बात करे, भारत बात किससे करे? जब आप कहते हैं कि पहले जो विषय है, जो हमारे मुद्दे हैं, मुद्दों पे बिंदु पे लाए जाए। एक सेकेंड, मैं अपनी बात रख लूं, मैं बीच में नहीं टोकता, थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, बार बार आप कहते हैं कश्मीर का विषय है, आप कहते हैं कश्मीर का सेल्फ डिटर्मिनेशन का विषय है, आप कहते हैं विल ऑफ पीपल का विषय है। मैं शायद एक सिर्फ आपके सामने चीज रखना चाहता हूं। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एक संविधान है। वो संविधान किसने बनाया? जनता ने, वहां के लोगों ने। वी द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कौन सी तारीख को बनाया? 17 अक्टूबर 56 में बनाया और 26 जनवरी 57 से ये लागू हो गया। उसके प्रियम्बल में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम जो हैं, हम हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। ये हम नहीं कह रहे, ये जम्मू कश्मीर का संविधान जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने बनाया वो कह रहा है। अब आप कहते हैं, एक सेकेंड, मैं खत्म कर लूं। अब आप कहते हैं अरे लोग तय करें। अरे भाई, लोग ने तो तय कर दिया। अच्छा, लोगों में किस किस ने तय करा? जनरल बख्शी में आ रहा हूं। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और इनके दादा, उन्होंने तय करा। वहां पे मरवेज साहब, वहां पे हर वो शख्सियत जो कश्मीर की राजनीति का अभिन्न अंग रहा है, उसने सबने मिलकर इस पे दस्तखत करे। फिर आप कहते हैं कश्मीर के लोगों को तय करना चाहिए। अरे भाई, कश्मीर के लोगों ने तो तय कर दिया, लेकिन आप कश्मीर के लोगों की जो तय करी हुई चीज वो मानने को सुधांशु जी, फिर मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। हम डिबेट में नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, डिबेट में पढ़ना पड़ेगा। नहीं, डिबेट में तो पढ़ना पड़ेगा। एडमिरल साहब मैं आता हूँ आपके पास। एडमिरल साहब मैं आता हूँ, मेरी हेडलाइंस देने का वक्त हो रहा है। जनरल बख्शी में आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आता हूँ। लेकिन इस बात को समझना होगा कि अगर आप कश्मीर के आज़ादी के इतने बड़े हिमायती बनते हैं पाकिस्तान के लोग कि कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं, तो कश्मीर के मासूम लोगों को क्यों मारा जा रहा है? और भी जान से मारा जा रहा है। सरेआम बस स्टैंड पर मोटार फेंके जा रहे हैं, गोलाबारी की जा रही है, अरनिया में, आरएसपुरा में। ये सब क्या है? यही अगर यही आपकी हमदर्दी है तो भगवान जानता बचाए ऐसी दोस्ती से और ऐसी हमदर्दी से। मैं हेडलाइंस के लिए आगे बढ़ रहा हूं और उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जब आप कहते हैं कि भाई पहले जो विषय है, जो हमारे मुद्दे हैं, मुद्दों पे बिंदु पे लाए जाए। एक सेकेंड, मैं अपनी बात रख लूं, मैं बीच में नहीं टोकता। अब आप कहते हैं अरे
लोग तय करें। अरे भाई लोग ने तो तय कर दिया। अच्छा लोगों में किस किस ने तय करा? जनरल बख्शी में आ रहा हूं। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और इनके 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 दादा, उन्होंने तय करा। हमारा आज का सवाल है, क्या बेकसूर कश्मीरियों की हत्या आतंकवाद पर घिरे पाकिस्तान का घिनौना चेहरा है? हाँ कहने वाले एसएमएस पोल पर 98% हो गए, 98% और ट्विटर पोल पर भी हाँ कहने वालों की संख्या ज्यादा है। यहां पर भी करीब 96% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। जनरल बख्शी, मैं सीधा आपसे पूछना चाहता हूं, सॉल्यूशंस की बात हो रही है, मुद्दों को आइडेंटिफाई करने की बात हो रही है, शाहजेब भी बोल रहे हैं, जावेद इकबाल साहब भी बोल रहे हैं, लेकिन जनरल बख्शी, प्राइम मिनिस्टर अब्बासी, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अब्बासी ने कहा अमेरिका में कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है 48 वाला, वो एक तरीका हो सकता है कश्मीर मामले पर हल पर आगे बढ़ने के लिए। क्या वो तरीका हो सकता है? क्या भारत तैयार होगा? जनरल बख्शी। देखिए साहब, जब इस तरीके की बात की गई थी तो यह भी तो कहा गया था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खाली करना होगा। ना पाकिस्तान ने कभी अपनी फौजें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से हटाई, और जहां तक अपनी यहां की जनता का राय लेने की बात है, सब दुनिया जग जाहिर है कि 1956 में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शंस कराई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई, उसने जो है भारत के साथ मर्जर एक्सेप्ट किया, बात खत्म। अब कौन सी आप जो है प्लेबिसाइड की बात कर रहे हैं? क्या पहली शर्त आप पूरी कर दीजिए कि आप पाकिस्तान खाली करिए। जनाब, हम एक नहीं सैकड़ों इलेक्शंस कश्मीर में करा चुके हैं। इलेक्शंस और जमहूरियत की बात हमें आप मत सिखाइए। माफ कीजिए, बात यह है कि पाकिस्तान वांट्स टू फाइट इंडिया टू द लास्ट कश्मीरी। प्लीज, पाकिस्तान को कोई कश्मीरियों से लेना देना नहीं साहब, उनको चाहिए वहां के नदियों के हेड वाटर्स। वो आखिरी कश्मीरी तक हमसे लड़ने को राजी है। वो खुद तो लड़ना चाहते नहीं, 71 के बाद खासतर सबक सीख चुके हैं। अगर कोई जनरल बख्शी, आपकी बातों में रामकृपाल जी हाँ मिला रहे हैं, सर ला रहे थे। रामकृपाल जी, आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हकीकत यह है, मैं तो उससे भी आगे बढ़ के एक बात कहता हूँ कि बेनजीर से लेके जियाउल हक से लेकर के यहाँ सबको मालूम था, ताशकंद पैक्ट से ताशकंद से लेकर के शिमला पैक्ट तक, ये यथार्थ पाकिस्तान की हर हुकूमत को मालूम था कि कश्मीर कभी नहीं मिल सकता है। इसीलिए बेनजीर ने जब कहा था कि जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल है, चलो इसको हम काम चलाओ, इसी को मानते हैं और चलिए बाकी छोड़ दीजिए इसको, बाकी चीज़ों को देखेंगे। ये सारी बातें हुई थी। ये अचानक देखिए, जियाउल हक ने इस बात को समझ लिया था कि हिंदुस्तान से हम डायरेक्ट मुकाबले में कभी जीवन में नहीं जीत सकते हैं, चाहे कुछ भी कितना भी न्यूक्लियर पावर हो जाए, वो कभी नहीं करेंगे। नतीजा क्या हुआ कि इतने हजार जख्म देंगे, जो थ्योरी चलाई थी गुरिल्ला वार की छिटपुट करेंगे, आज उसका नतीजा क्या है कि 2 घाव अगर हिंदुस्तान को मिले हैं, मैं मानता हूं, तो 10 घाव पाकिस्तान को लगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआत में जो लोगों ने कहा, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन दिक्कत क्या है कि वहां की खाकी वर्दी से वहां की हुकूमत जमहूरियत डरी हुई है, उसको देख करके बयान देती है। लेकिन उससे ज्यादा मुझे दुख इस बात का होता है कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो पूरा का पूरा वहां का है, वो कभी भी इस सच्चाई को स्वीकारता तो है, लेकिन बिल्कुल खुलेआम में कहने को तैयार नहीं है कि हाँ, गलतियां पाकिस्तान से भी हुई हैं। मैं खुद कहता हूं, हमारे देखिए हिंदुस्तान के लोग वहां जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक नेता तो चले गए कि हमें मोदी जी से छुटकारा दिलवाइए, यहां तक होता है। लेकिन एक तबका कम से कम ये उठे कि देखिए इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। एडमिरल साहब, ये तो फैक्ट है ना कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की जमहूरियत को कंट्रोल करती है, रूल करती है, और ये भी फैक्ट है ना एडमिरल साहब कि पाकिस्तान की आर्मी कभी नहीं चाहेगी कि कश्मीर रिजॉल्व हो, क्योंकि जब तक कश्मीर जिंदा रहेगा, आपकी दुकानें, आपकी रोजी रोटियां चलती रहेंगी। एडमिरल इकबाल, सुशांत सिंह, आप जवाब दीजिएगा। देखिए, बात आप देखिए, मैं अगर ये आपसे मुत्तफिक भी हो जाऊं, और मैं खुद सिविलियन सुपरमेसी में बिलीव करता हूं, मैं खुद आर्मी सुपरमेसी में बिलीव नहीं करता हूं, और मैं आपकी चैनल पे बैठ के कह रहा हूं ये। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप समझते हैं कि आर्मी का और सिविलियंस का, इंटेलेक्चुअल का आपको जवाब मुख्तलिफ हो जाएगा, तो आप भूल में हैं, क्योंकि ना आपके इंटेलेक्चुअल, ना आपकी आर्मी, ना आपकी सिविलियन हुकूमत
पाकिस्तान के एडमिरल साथ साहब, दोस्ती चाहती है। एडमिरल और साहब, बात मुझे मुकम्मल करनी सुनिए है। ना, मैं आपकी बात को काउंटर कर रहा हूँ। आप ही से पूछ रहा हूँ। देखिए, आप ही से पूछ रहा हूँ। नहीं यार, आप ही मुझे से बात पूछ रहा हूँ। मुकम्मल तो करने दो ना। बीते 70 वर्षों में एक इंसिडेंट बताइए जब पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा हो कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, आतंकवाद को हम पीछे रखते हैं। एक इंसिडेंट बता दीजिए, एक एग्जांपल। आप मुझे एक इंसिडेंट बता दें जबकि भारत ने पाकिस्तान को तस्लीम किया हो। अगर देखिए, हमेशा नेहरू साहब कश्मीर के मसले को बस लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुंचे थे लाहौर। आप देखिए, जनाब, आगरा में परवेज मुशर्रफ, जिस परवेज मुशर्रफ ने करगिल किया, उनको हमने आगरा बुलाया। हमारे प्राइम मिनिस्टर अचानक पहुंच गए नवाज शरीफ की बिटिया की शादी में उनके घर। तो भाई जनाब, लेकिन वो कितने एग्जाम्पल गिनाऊं मैं आपको? मुंह में राम राम। देखिए आपने 71 में क्या किया। ये देखिए, आप हमारे दुश्मन हैं। आप हमारे दुश्मन हैं। आप हमारे दुश्मन हैं। आपके लिए हम दुश्मन हैं। नहीं, हम दुश्मन नहीं है। जब तक इन्हीं नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता था कि ये पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, और इन्हीं नरेंद्र मोदी ने अपनी स्वेरिंग इन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। जावेद इकबाल साहब, इतना अंतर है। सबसे ज्यादा आलोचना मोदी जी की इसी बात को लेकर के हुई थी कि नवाज साहब के यहाँ बिना अचानक बिना कार्यक्रम के पहुंच गए। मुनाफिक नहीं हूँ। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ कि आप हमारे दुश्मन हो और आप हमें दुश्मन समझते हैं। सुशांत सरीन बोलना चाहे नहीं, सुशांत सरीन कह रहा हूँ ना। फिर कौन से इश्यूज है जिस पर बात हो? सरक्रीक पर बात हो कि सियाचिन पर बात हो कि तिजारत पर हो? कबूतर, सुशांत सरीन, कबूतर आंखें बंद। यार सुमित देखिए, ऐसा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर वो हमको दुश्मन मानते हैं, मैं भी उनको दुश्मन मानता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कबाहत भी नहीं है। लेकिन दुश्मनी अक्लमंदी से तो करो। दुश्मनी भी अगर करनी है उसके लिए भी अक्लमंदी की जरूरत होती है। एक संजीदा तरीके से दुश्मनी भी की जाती है। बहुत दुनिया में बहुत मुल्क हैं जिनकी आपस में दुश्मनी होती है, लेकिन वो फिर भी अपने इंटरेस्ट में उस दुश्मनी के साथ रहते रहते फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल पाकिस्तान को ये भी सोचना चाहिए। और ये जो बिल्कुल बेकार की बात है कि भारत ने हमको तस्लीम नहीं किया, अगर भारत आपका दूतावास यहाँ पर खोलता है या अपना दूतावास आपके यहाँ पर खोलता है तो फिर भारत ने आपको तस्लीम किया है ना भाई। नहीं, और क्या तस्लीम करने की जरूरत है? अब बहुत ही ज्यादा हुआ तो वाजपेयी जी चले गए मीनारे पाकिस्तान, जो आपकी सो कॉल्ड सोवरेनिटी का एक प्रतीक है या आपकी इंडिपेंडेंस का एक प्रतीक है, वहां पर भी चले गए। अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? अगर आप ये चाहते हैं कि मानता हूं हमने गलत किया, अगर आप देखिए मैं आपसे एग्री करता हूं। दीजिए सर, आपने को मैं आपसे एग्री करता हूं। खत्म करने दीजिए सर, बात तो खत्म करने दीजिए। बहुत मेहरबानी आपकी, कुछ आप एग्री करते हैं मेरे से। देखिए, अब बात यह है कि अगर आपने ये जो सारी बातचीत होती है कि भाई आप हमको तस्लीम नहीं कर, भाई पाकिस्तान अपने तई एक मुल्क है, भारत उसके साथ अपने रिश्ते रखता है, लेकिन तस्लीम करना, क्या पाकिस्तान भारत को तस्लीम करता है? ये वाली बार बार ये एक जिसे बोलते हैं रेड हेरिंग उठा उठा के फिर ये बात करते हैं, इससे तो बात आगे कभी बढ़ ही नहीं सकती। बिल्कुल। अब और आप क्या चाहते हैं हमसे? तो देखिए, एक तो ये पहली है। दूसरी चीज ये है कि ये जो बात है ना कि देखिए, आपको अगर आपने बीच का रास्ता, और जो शाहजेब ने जो चीज शुरुआत में बोली थी, मेरे ख्याल वो एक अक्लमंदी के साथ बढ़ने की बात है। और वही भारत की अप्रोच शुरू से थी कि भाई आप, हमारा एक मुद्दा है, इस पे बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन हम अपने मुद्दे को हम अपनी तय बात करेंगे, आपके कहने पे नहीं बात करेंगे। नॉन इश्यू है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप उसी को केंद्र बिंदु बना ले तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। सुशांत, नहीं वो नॉन इश्यू है ना। इकबाल साहब बड़ा अच्छा डिबेट चल रहा है। इकबाल साहब, अच्छा डिबेट चल रहा है, डिस्टर्ब मत करिए। शाहजेब, डजंट मैटर, आप मत करिए। शाहजेब जी, अभी पहले ये बात हो रही थी कि अगर भारत बात करे तो पाकिस्तान में किससे करे, और मेरा ख्याल है ये बहुत वैलिड सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जब भी सिविलियन लीडर्स ने कोशिश की है तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर आप देखें कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया, ये वो सवाल है, वो बार बार पूछते हैं कि क्यों निकाला। तो यहाँ पे उनकी पार्टी खुल के इस पे बात भी नहीं कर सकती, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट आई कैन टेल यू, हमने इसको बहुत क्लोजली वॉच किया पिछले 4 सालों को। और जब जब उन्होंने कोशिश की टू रीच आउट, या मोदी साहब का यहाँ आना बहुत नागवार गुजरा हमारे जनरल्स को, या फिर यहाँ पे सज्जन जिंदल का यहाँ पे आना इस साल, जो कि एक प्राइवेट सिटीजन है,
बहुत नागवार गुजरा हमारे जनरल्स को। तो मसला ये हमारा बिल्कुल मौजूद है और वो पाकिस्तानियों को हल करना है कि यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी कौन चलाएगा। जो यहाँ के इलेक्टेड लोग हैं, जब नवाज शरीफ यहाँ पे आए कि मैं भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर करूंगा, तो ही शुड हैव बीन गिवन दैट स्पेस, और बार बार वो अंडरमाइन हुए। अभी शाहिद खाकान अब्बासी जो कुछ कह रहे हैं अमेरिका में, आप उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज ने अभी कुछ ही महीने पहले अपना लीडर खोया है, उनको निकाला गया यहाँ से। ही इज नाउ इन लंदन, उनका फ्यूचर अभी जेपटी में है। पूरा फुल ब्लोन एक विच हंट चल रहा है, ना सिर्फ उनके लिए बट हर उस सिविलियन के लिए जिसने कभी रिश्ते बेहतर करने की बात हो। तो ये पाकिस्तान का एक अंदर एक इशू है, आपके यहाँ लोग इसको समझते हैं ये बात। मतलब एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि जाहिर है कि भारत में भी पॉलिटिकल लीडर्स के अपने कंपल्शंस होते हैं। मोदी जी का अपना एक रेट्रिक है, अजीत डोवल की अपनी एक बातें हैं जो यहाँ पे लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल लीडरशिप जो इलेक्टेड है वो डिसाइड करती है कि हमें क्या करना चाहिए। वेरी ट्रू। जनरल बख्शी में आ रहा हूँ, सुधांशु जी में आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात की शाहजेब ने, बहुत ही सीजन और रीजनेबल तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान की क्या मजबूरियां हैं। लेकिन मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई ये पाकिस्तान की इंटरनल मैटर है कि हुकूमत किसकी होगी, फौज की होगी कि सियासतदान की, पॉलिटिशियंस की होगी। सवाल इस बात का है कि आपकी इस लड़ाई में हमारे मासूम लोग क्यों मारे जा रहे हैं। अब तो आप कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं, क्यों कश्मीरियों के कातिल के तौर पर आपको सामने रखा जा रहा है दुनिया के इस नक्शे पर। इस ब्रेक के बाद आप हमारे दुश्मन हैं, आपके लिए हम दुश्मन हैं। नहीं, हम दुश्मन नहीं है। जब तक इन्हीं नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता था कि ये पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, और इन्हीं नरेंद्र मोदी ने अपनी स्वेरिंग इन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर वो हमको दुश्मन मानते हैं, मैं भी उनको दुश्मन मानता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कबाहत भी नहीं है। लेकिन दुश्मनी अकलमंदी से तो करो। मैं डिबेट में आगे बढ़ूं, आखिरी सेगमेंट के अब तक के नतीजे आपको दिखा देता हूं कि क्या बेकसूर कश्मीरियों की हत्या आतंकवाद पर घिर चुके पाकिस्तान का घिनौना चेहरा दिखाता है। 99% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, 99%। वहीं ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं, यहां पर भी मैक्सिमम लोग हाँ में जवाब दे रहे थे, 96% यहां भी हाँ में जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये बात दुनिया के लोगों को समझ में आ रही है, अमेरिका से लेकर जापान तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह मिल रही है। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सुधांशु मित्तल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, शाहिद अब्बासी साहब जाते हैं अमेरिका में, उनको भाषण देना है यूएनजीए में, और वो वहां जाकर ये इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तो बहुत दूध का धुला है, हिंदुस्तान से हमको खतरा है, हिंदुस्तान की वजह से हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, हिंदुस्तान की वजह से हमने न्यूक्लियर बॉम्ब को सीमा के पास लगा रखा है। ये तमाम चीजें क्या उनको सिंपैथी दिला पाएगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जबकि हमें दुनिया जानती है कि ओसामा बिन लादेन उनके घर में, हाफिज सईद उनके घर में, दाऊद इब्राहिम उनके घर में, किसी भी तरह की सिंपैथी ला पाएंगे शाहिद अब्बासी? सुधांशु जी सवाल किया मैंने। वो हिंदी की एक कहावत थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहां तो ये हो रहा है। वैसे मैं दोनों दोस्तों से एक चीज पूछना चाहता हूं, अंतरराष्ट्रीय पटल पर आज तक क्या किसी एक देश ने भारत पे उंगली उठा के कहा है कि आप आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं? और देखिए विडंबना, आपके सबसे बड़े सहयोगी चाइना, वो कहता है आप आतंकवादी हैं। अमेरिका जो आज तक आपको संरक्षण देता था, वो कहता है आप क्या आतंकवाद पनपता है और आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ठीक। हर अंतरराष्ट्रीय पटल पर आपको आतंकवाद को लेके कटघरे में खड़ा करा गया है, और हम पे आज तक तो किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। तो सत्य क्या है क्या नहीं है, ये तो इसी बात से प्रमाणित हो जाता है। प्रश्न ये है, चलिए आतंकवाद की बात करते हैं। देखिए उफा में सबसे पहला समझौता क्या हुआ था कि दोनों देश के एनएसए जो है आतंकवाद पे पूरी तरीके से बात करेंगे, और आपकी फौज पीछे हट गई। क्यों हट गई? क्योंकि चोर के पाँव नहीं होते। उनको पता है कि आतंकवाद पर चर्चा होगी तो वो कैसे इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे कि वहां पे हाफिज सईद क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात। वो कैसे अजहर मसूद को जो है वहां पे उसकी उपस्थिति को जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे।
वो कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि कश्मीरियों का जो कत्ल हो रहा है, जो उनके खून के गुनाह आपके हुक्मरानों के सर पे उसका पाप है, उसको वो कैसे एडमिरल इकबाल जवाब दीजिए। क्योंकि वो नहीं कर पाते इसलिए आप वो मुझे कभी भी आप मुझे जवाब देंगे तो दूंगा। अच्छा, आप तैयार नहीं है और नहीं आप बोलते जा रहे हैं वो एडमिरल इकबाल आप जवाब दीजिए। तैयार नहीं हो। सुधांशु जी वेट कर लेते हैं, सुधांशु जी वेट कर लेते हैं। सिर्फ आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप नहीं दो कहें। एडमिरल इकबाल आप बोलिए, आप बात सुन लें। एडमिरल इकबाल आप ये देखें क्या जो 10,000 मिसिंग पर्सन हैं कश्मीर में, वो क्या आतंकवादियों ने गायब किए हैं? अभी जो मोदी साहब ने यू टर्न लिया है ह्यूमन राइट्स इशू पे, रोहिंग्या मुसलमानों पे, क्या वो पाकिस्तान ने कहा है? आज जो ये ट्रायो बना है मोदी और नेतन्याहू का, तो क्या एडमिरल साहब मैं आपको याद दिलाऊं, आपके एक फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जरदारी साहब, उन्होंने भी मना कर दिया रोहिंग्या को अपने यहाँ रखने के लिए। आतंकवाद से त्रस्त है भाई। मैं ये बात तो मैं ये कहूँ कि आपने यू टर्न कर लिया। मोदी साहब, इंडिया ने तो कभी रोहिंग्या को नहीं बुलाया था, आपको इंडिया के लिए तो हमेशा घुसपैठिए रहे। महात्मा गांधी का जो इमेज है, जो महात्मा गांधी की, मैं जरा ट्विटर पे लोगों से पूछे, अपने लोगों से पूछे, क्या ये महात्मा गांधी का इमेज है? आप एडमिरल साहब की बात करें, ये पूछे ना, की बात करें, पहले तय करिए, मुझे जवाब दे। आप इस्लाम की बात ये करें, आप लोगों का इमेज जो है किसी के इमेज है, वो कहते हैं जाम अलवी जामा ना पहचान, किसी के भेष में कुछ और बातें कर रहे हैं। अरे आपको पानी पीने की जरूरत है एडमिरल इकबाल, आपको खांसी आ रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि बच्चों की जनरल बख्शी, बच्चों की आंखों पे कुछ पैलेट भी बोल सकते हैं। क्या जनरल बख्शी, गांधी का ये है? जनरल बख्शी जरा अपने ट्विटर पे पूछे। सुशांत जी मैं आता हूँ, महात्मा जनरल बख्शी से पहले एडमिरल साहब, सॉरी सुशांत, एडमिरल साहब आपने अभी रोहिंग्या मुसलमानों की बात की। मैं आपको एक असलियत बताऊं, चीन आपका सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है, विद अ फ्रेंडशिप हायर देन द माउंटेन डीपर देन द सीज। ठीक है साहब, और चीन की एक ऑयल पाइपलाइन और एक रोड, प्लीज सुन लीजिए एडमिरल साहब, चीन की एक ऑयल पाइपलाइन और रोड जो है कुनमिंग से सिटवे तक आती है, ये रोहिंग्या टेरिटरी के थ्रू। वहां पे आज पाकिस्तान की लश्कर ए तोयबा गदर मचा रही है। वहां पे 30 पुलिस स्टेशनों पे हमला हुआ, एक आर्मी पलटन के ऊपर हमला हुआ और करवाया आपके लोगों ने। ये आप कर रहे हैं। अब आपके जो सबसे बड़े हमदर्द, आपके जो सबसे बड़े दोस्त है चीन के बरखिलाफ, अमेरिका के साथ आपने क्या किया? वो ओसामा बिन लादेन को आपने कहां पाला? ये तो दुनिया जानती है। किसका अब आप चीन के बरखिलाफ जो वन बेल्ट वन रोड जो आपके जरिए बनाई है, आप जो है म्यांमार में उनकी जो दूसरी सड़क जवाब नहीं है कुनमिंग से सिटवे के पोर्ट तक, वहां पे रोहिंग्या को आप उकसा रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमानों को आप हथियार दे रहे हैं और वहां पे गदर करा रहे हैं चीन का रास्ता काटने के लिए। मैं वापस टॉपिक पे लौटता हूँ। एडमिरल साहब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन शाहजेब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल्स के बीच में कभी बहस होती है, कभी इस तरह की कोशिश होती है कि ये जो टेररिस्ट हैं इनको कम से कम जेलों के पीछे डाला जाए, इनको खत्म किया जाए, हाफिज सईद जैसे लोगों को, या वहां सब चुप्पी है? नहीं, बिल्कुल होता है यहाँ पे। हमारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, अस्मा जहांगीर हैं और लोग हैं, नेशनलिस्ट हैं हमारे यहाँ, जो खुल के कहते हैं कि देखिए आर्मी का काम होता है टू डिफेंड द कंट्री, नॉट डिफाइन द कंट्री। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पिछले 70 साल में आर्मी हैज sought to define the country, redefine the country again and again and again, which is a battle that Pakistan has to fight. Internal हमारा एक इशू है जिसपे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज। शाहजेब, जो बात रामकृपाल जी कह रहे थे, इज इट ट्रू कि वहाँ की आर्मी चाहती है कि ये पाकिस्तान और कश्मीर का टसल चलता रहे, ताकि पाकिस्तान के जो तमाम जनरल्स बैठकर जो उनपे करप्शन के चार्जेस हैं उनकी दुकानें चलती रहे? शाहजेब ये भी बताएं कि अगर लोग आर्मी को चाहते हैं तो वो उनकी चॉइस है। शाहजेब ये भी बताएं कि अगर लोगों का राइट है। नहीं एडमिरल साहब, लेट मी, ये बात सही है। कौन से चुनावों में लोगों ने वोट करी है कि नहीं आर्मी होनी चाहिए? एडमिरल साहब, तर्क देते समय कुछ सोच समझ के तो तर्क दीजिए।
कौन से चुनाव में पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि नहीं शाहजेब की बात सच होनी चाहिए वहां पे? शाहजेब क्योंकि सफाई से बात मैं ऐसे कैसे शाहजेब को बोलने देते हैं सुधांशु जी, शाहजेब को बोलने देते हैं। शाहजेब मैं सिर्फ ये कह रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो डिफरेंस है भारत में, और सर मुझे प्लीज बोलने दें, भारत और पाकिस्तान में जो बड़ा डिफरेंस है वो ये कि हमारे यहाँ आर्मी एक समझा जाता है एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जो एंटी इंडिया है। भारत में हमने देखा है कि पॉलिटिशियंस जब इलेक्शन में जाते हैं तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पे वोट लेते हैं। हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम पार्टीज जो हैं वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे वोट नहीं लेती आई, लेकिन जब जब उन्होंने कोशिश की है कि वो रीच आउट करें तो फिर वो अंडरमाइन हुई हैं। तो जो सिविलियन हैं हमारे यहाँ, वो जब अपोजिशन में होते हैं या गवर्नमेंट में होते हैं तो वो पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर करने की बात करते हैं, और यही बात नवाज शरीफ ने भी की थी जिसका उन्हें ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जनरल बख्शी, जनरल बख्शी बोलना चाह रहे हैं। देखिए बात एक मिनट जावेद साहब, एक मिनट विद योर इंडल्जेंस। बात ऐसी है कि पाकिस्तान की पॉलिटी में शुरू से पाकिस्तान की फौज की प्राइमेसी रही है। कोई पिछले 70 सालों में तकरीबन 30 से 35 साल तो पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट राज किया है, और अब वो सबक सीख गई है कि डायरेक्ट राज करने में उसका नुकसान है, इसलिए वो सिविलियन सरकार को मुखौटा रख के सामने पीछे से राज कर रही है। कई जो सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने सिविलियन जो है अथॉरिटी के बिल्कुल हाथ से ले लिए हैं। उनमें है भारत पाकिस्तान के रिश्ते, कश्मीर का मुद्दा, न्यूक्लियर पॉलिसी। ये तो कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है किसी भी पाकिस्तानी सिविलियन सरकार को कि वो इस पे बातचीत भी करे या इस पे थिंकिंग करे या कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाए। तो ऑब्वियसली आपकी इलेक्शंस में वो मुद्दा नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ये मुद्दा नहीं बनने देगी। देखिए ये बख्शी साहब, अगर लोग अवाम जावेद साहब एक मिनट, मैंने सुशांत सरीन का नाम लिया। सुशांत जी, सुशांत सरीन। सुमित, देखिए 2-3 चीजें हैं। अगर पाकिस्तान की फौज इतनी ही लोकप्रिय है तो फौज को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी चाहिए और चुनाव जीत जाना चाहिए। लेकिन जो भी फौजी जर्नैल वर्दी उतारता है उसका वही हशर होता है जो मुशर्रफ का हुआ, भागता फिरता है कमांडो, बहुत बड़ा छुप के बैठा हुआ है लंदन या दुबई कहीं पे। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो सारी बातचीत है ना गांधी जी के जो फलसफे की वगैरह, पाकिस्तानियों के नाम से मुंह से बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब गांधी और नेहरू का भारत था तब भी ये भारत को एक सांप्रदायिक देश मानते थे और आज भी मानते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उस समय भारत सांप्रदायिक देश था कि आज है। तो अब ये वाली जो सारी चीजें बात करते हैं, तीस और लास्ट चीज कश्मीर के मुद्दे पे दोबारा आ जाता है। एक सेकंड सुमित, मेरे को एक सेकंड दीजिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मैं हमेशा मेरा ये मानना रहा कि कश्मीर केवल एक दिखाने के लिए नारा है। उनको सबको पता है कि भारत से दुश्मनी एक ऐसा खिलौना है जिसको लेकर के खेल करके वहाँ की फौज के, वहाँ के पैरा इंटेलेक्चुअल की जो पूरा पैरासाइट है, ये जो आम जनता के खून पसीने की कमाई पर खाता है, वो एकदम कोई यथास्थितिवादी है। मैं बताऊं आपको, इकबाल साहब ने ये कह के उस बात को साबित कर दिया जब उन्होंने कह दिया कि आप हमारे दुश्मन हैं, मैं आपका दुश्मन हूं। ये तो सीधी बात है, कश्मीर से मतलब नहीं है। बिल्कुल, भारत के खिलाफ एक नफरत की खेती करनी है ताकि उनकी अपनी फसल वहां उगती रहे। इसी नोट पर शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का जिनके पास नहीं आ पाया, जो बोलना चाह रहे थे उनकी माफी चाहूंगा, खासकर सुधांशु मित्तल। लेकिन एंटी नेशन है पाकिस्तान, हिंदुस्तान की मुखालफत करके ही पाकिस्तान बना है और हिंदुस्तान की मुखालफत करके ही पाकिस्तान की हुकूमतें चल सकती हैं। इसी थ्योरी, इसी फिलॉसफी पर, इसी मानसिकता के साथ ये वजह रही है कि पाकिस्तान भारत में डिस्टर्बेंस पैदा करता है। कश्मीर बहाना है, दरअसल अपने घर की दुकान चलाना है। इसी नोट पर डिबेट को खत्म करूंगा। मेहमानों का शुक्रिया।